आज के क्लास में हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पार्ट है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में कम होगा, किससे? तो जो प्योर वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का, उससे कम होगा। यानी चलिए मान लिया जाए, लेट P1 is the partial vapor pressure of solvent, ठीक है, and X1 is the mole fraction of सॉल्वेंट। तो रॉल्स लॉ के अनुसार P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, सो P1 इज इक्वल टू P01 X1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी रिडक्शन होगा, कितना घटा, जैसे सॉल्यूशन का यानी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जो प्रेशर है, ठीक, और प्योर सॉल्वेंट का अपना जो प्रेशर है कितना घटा, उसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहां पर reduction of vapor pressure of solvent कितना लिखेंगे? del P इज इक्वल टू P01 माइनस P1। तो यहाँ से P01, अब P1 के जगह पर P01 यहाँ X1 हो गया, ये डेल P का वैल्यू हुआ, तो P01 कॉमन कर सकते हैं। तो डेल P इज इक्वल टू P01 कॉमन कर लिया, 1 माइनस यहाँ पर हो गया क्या? X1। अब देखेंगे, सिंस X1 प्लस X2 इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। दो कंपोनेंट है, दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे तो 1 के बराबर होगा। तो 1 यानी X2 का वैल्यू क्या मिल गया? 1 माइनस X1। तो यहां से डेल P इज इक्वल टू P01 और यहां पर क्या लिखेंगे? X2 लिखेंगे। तो यहाँ से डेल P डिवाइडेड बाई P01 इज इक्वल टू X2 हो गया, और डेल P के जगह पर ये वाला टर्म लिख सकते हैं, अर्थात P01 माइनस P1 बाई P01 इज इक्वल टू X2। अब देखेंगे, ये जो है इसका लेफ्ट साइड, यही न रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब डिवीजन में लिखना है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, जो कि किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये हम लोग का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया, ठीक। तो यहाँ से हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक रिलेशन ड्रॉ किया, और ये हम लोग का कंप्लीट हुआ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक बार फिर से समझ लेंगे, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 हो गया, तो P1 इज इक्वल टू P01 X1, जहां पर X1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, तो X2 को क्या मानेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मानेंगे।
तो रिडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो डेल पी इज इक्वल टू P01 माइनस P1 लिखेंगे, यही रिडक्शन हुआ। रिडक्शन मतलब कितना घटा, यानी ये हो गया प्योर सॉल्वेंट, ये जो हो गया प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और ये P1 जो है पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हो गया। तो पार्शियल वेपर प्रेशर जो है मेरा क्या है, कम है, किससे, तो प्योर सॉल्वेंट से, इसलिए ज़्यादा में से कम को हमने घटा दिया। तो P01 माइनस P1 के जगह पर ये वाला टर्म जो है हमने प्लेस कर दिया, तो क्या आ गया P01 x1। अब P01 दोनों में है तो कॉमन कर लिया हमने, 1 माइनस x1 हुआ, और जानते हैं हम लोग कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, इसलिए x2 इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पर x1 लिखेंगे, तो 1 माइनस x1 के प्लेस पर हम x2 भी प्लेस कर सकते हैं, x2 प्लेस कर दिया। P01 को हम डिवाइड में ले गए और डेल P को ये वाला जो टर्म है यहाँ पर प्लेस करा दिए, तो P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P01। अब देखेंगे सबका मतलब क्या है। P01 क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। P01 का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P1 क्या है, तो P1 हम लोगों का, P1 क्या है, तो P1 हम लोगों का पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। यहाँ x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो x1 क्या होगा, तो साफ साफ लिख दिए हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पहले समझ लेंगे, इसके बाद वर्क करेंगे। जैसे हम लोगों का सपोज कर लिया कि वाटर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, लेकिन उसमें कोई दूसरा कंपोनेंट हम ऐड कर देते हैं, शुगर, सॉल्ट, मिल्क या अदर कोई भी कंपोनेंट, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, 100 से एबव जाएगा। तो कितना वो बढ़ेगा उसी का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में। तो द change in temperature यानी डेल TB is directly proportional to its
मोलल कंसंट्रेशन यानी मोलालिटी मोलल कंसंट्रेशन का मतलब मोलालिटी यानी कितना टेम्परेचर चेंज करेगा, ये डिपेंड करता है इसके मोलालिटी पर। और मोलालिटी का मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। डेल टीबी का मतलब फाइनल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक टर्म आएगा के बी जिसको बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहेंगे, और यहाँ पर मोलालिटी होगा, मोलालिटी होगा। टीएफ का मतलब क्या हो गया, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। टीआई का मतलब क्या होगा, इनिशियल टेम्परेचर। केबी का मतलब क्या हो गया, यानी लिखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। और मोलालिटी तो जानते ही हैं, तो इसको अब ब्रेक करेंगे तो TF माइनस TI इज इक्वल टू KB, और मोलालिटी को क्या लिखेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एक ये फॉर्मूला हो गया हम लोगों का। अब यहाँ पर अब इसको भी तोड़ सकते हैं, है ना। तो इसको भी क्या करेंगे कि मोल है तो मोल कैसे निकालेंगे, तो मोल को निकालने के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। अब यहाँ से बहुत सारा फॉर्मूला डिराइव होगा, लेकिन मेन फॉर्मूला हम लोगों का यही है। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। जब कोई भी अदर कंपोनेंट्स को प्योर सॉल्वेंट में मिलाएंगे, यानी सॉल्यूट को मिलाएंगे प्योर सॉल्वेंट में, तब उसका चेंज इन टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेगा, और चेंज इन टेम्परेचर उसके मोलल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा मेनली रूप से। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एलिवेशन, यानी ये तो हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिस्पर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में वाटर जो है 0 डिग्री पर फ्रीज होता है, लेकिन उसमें अदर कंपोनेंट ऐड कर देंगे तो वो 0 डिग्री पर फ्रीज नहीं होगा, वो -5 -10 इस तरह से फ्रीज होगा। तो कितना टेम्परेचर का चेंज हुआ, ये मेनली रूप से उसके मोलल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो यही लिखेंगे, द चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग फ्रीजिंग is directly proportional to its molar concentration और मोलालिटी। इसलिए या सो डेल टीबी, तो टीबी नहीं, बी फॉर बॉइलिंग और यहाँ F फॉर फ्रीजिंग, डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन यदि हटता है तो कांस्टेंट मिलेगा, तो डेल TF, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, TF हो जाएगा KF इंटू मोलालिटी बराबर, ठीक है।
तो डेल टी एफ का मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी को क्या लिखेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और ये सब जानते हैं आप लोग, टी आई क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, टी एफ क्या है, फाइनल टेम्परेचर, के एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट जानिए रहे हैं जो भी कैसे फाइंड होगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का मास दिया जाएगा या तो हमको फाइंड करना होगा। तो इस तरह से हम लोगों का डिस्पर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट समाप्त होगा। अब हम लोअरिंग यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर न्यूमेरिकल बनाएंगे। इसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स पर न्यूमेरिकल सीखेंगे। इसके बाद डिस्पर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर न्यूमेरिकल सीखेंगे आज के ही क्लास में। देखिए एक क्वेश्चन ये है जो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से है। तो सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मेरा कितना था, तो यहाँ पर P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P01 इज इक्वल टू x2। x2 मेरा क्या था, सॉल्यूट था। तो x2 के जगह पर P01 माइनस P1 बाई P01 इज इक्वल टू x2 के जगह पर हम यहाँ पर N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस में N2 लिख सकते हैं। ठीक, तो ध्यान देना है इसमें कि यदि जो भी मेरा N2 था ये तो सॉल्यूट का मोल है और N1 क्या है, सॉल्वेंट का मोल है। तो मोल डिपेंड करता है उसके गिवन मास पर कि कितना गिवन मास है। यदि सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में दिया जाए तो उसका मोल भी बहुत कम अमाउंट में आएगा इन कंपेरिजेबल ऑफ जो भी सॉल्वेंट के मोल से। इफ N2 वेरी वेरी लेस देन N1, सो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगा P01 माइनस P1 बाई P01 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1 चलाएगा। यहाँ पर ये जो हो गया ये मोल ऑफ सॉल्वेंट और ये जो हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो हम मास के टर्म में अब लिखना चाहते हैं इसको, तो मास के टर्म में लिखेंगे तो P01 P1 बाई P01 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट यानी M2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूरे का डिवीजन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला को हम सॉर्टेड कर रहे हैं। तो P01 माइनस P1 बाई P01 इज इक्वल टू गिवन मास को हम W से रिप्रेजेंट करें तो W2 वाला ऊपर है तो W2 बाई M2 मोलर मास डिवाइडेड बाई W1 बाई M1। इसको क्या लिख सकते हैं, P01 माइनस P1 बाई P01 इज इक्वल टू W2 इंटू यहाँ पर M1 हो जाएगा और यहाँ M2 गुना W1। ये फॉर्मूला आया। अब क्वेश्चन के अनुसार P01 क्या है, तो P01 जो है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। P1 क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। W2 क्या है,
गिवन मास किसका, तो 2 किसको माना गया है, तो सॉल्यूट को, तो सॉल्यूट का ये गिवन मास है और ये मोलर मास किसका हो गया, m1 है, तो m1 किसके लिए है, 1 किसके लिए है, तो सॉल्वेंट के लिए, यानी ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ m2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, W1 गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार P01 का वैल्यू दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर ये दिया गया है 0.085 बार। P1 का वैल्यू यानी सॉल्यूशन का दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है सॉल्यूशन का, है ना, तो 0.845 दिया गया है बार, ठीक। यहाँ पर W2 यानी सॉल्यूट का मास, यानी सॉल्यूट का गिवन मास कितना दिया गया है, तो देखिए इतने ग्राम को हम ऐड कर रहे हैं 0.5 ग्राम, W2 का वैल्यू 0.5 ग्राम दिया गया है, W1 का वैल्यू कितना ग्राम ऐड किया जा रहा है सॉल्वेंट में, तो 39 ग्राम सॉल्वेंट दिया गया है 39 ग्राम सॉल्वेंट दिया गया है। M1 यानी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इसमें है कौन, तो बेंजीन है, बेंजीन का मोलर मास क्वेश्चन में दिया गया है 78 ग्राम पर मोल, 78 ग्राम मोल इनवर्स, और यहाँ M2 पूछा जा रहा है किसका, मोलर मास ऑफ सॉलिड यानी सॉल्यूट का। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, सॉल्व करेंगे, यानी जो वैल्यू डाटा है 0.850 माइनस 0.845 डिवाइडेड बाई 0.850, ठीक है, इज इक्वल टू डाटा के अनुसार वैल्यू सेट कर रहे हैं। W2 का वैल्यू दिया गया है 0.5 इंटू यहाँ पर M1 का वैल्यू दिया है 78 डिवाइडेड बाई यहाँ पर M2 का वैल्यू दिया गया है, तो M2 का वैल्यू क्वेश्चन में निकालना ही है, और यहाँ पर W1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 39। इस डाटा में केवल M2 ही, यहाँ पर M2 ही एक ऐसा टर्म है जो कि अननोन है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा क्वेश्चन के अनुसार मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला रिमेंबर करेंगे, ये आया है फॉर्मूला कहाँ से, रिलेटिव लोअरिंग से, जो कि स्पेशल केस है। यदि सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट से बहुत ही कम है तो वहाँ पर नेगलेक्ट करेंगे, उसके सॉल्यूट के मोल्स को निगलेक्ट करके चलेंगे नीचे वाले डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एक न्यूमेरिकल्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। एक बॉइलिंग पॉइंट पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज डिजोल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। तो यहाँ पर 1 kg वाटर सॉल्वेंट है और यहाँ पर 18 ग्राम ग्लूकोज जो है वो सॉल्यूट है। इन सिक्वेशन एट व्हाट टेम्परेचर विल बॉयल एट, इतना बार ये प्रेशर दिया गया है, Kb दिया गया है इतना। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पर वाटर बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यदि केल्विन में बदलें तो 100 प्लस 273 केल्विन जोड़ देंगे दोनों को तो 373 केल्विन पर वाटर बॉयल होगा। यानी वाटर रहता तब, लेकिन इसमें ग्लूकोज को मिलाने के लिए बोल रहा है। तो जब ग्लूकोज को मिलाएंगे तो ये तो फिक्स है कि 373 केल्विन पर बॉयल नहीं होगा, उससे कुछ ज़्यादा पर बॉयल होगा। अब वही हमको कैलकुलेट करना है कि कितने टेम्परेचर पर वो बॉयल हो रहा है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन यानी डेल टीबी फॉर्मूला बराबर में Kb इंटू मोलालिटी होता है, यही फॉर्मूला जानते हैं हम लोग।
तो डेल टीबी का मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी का मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। तो डेल टी एफ यानी टी एफ माइनस टी आई, टी एफ तो निकालना है क्वेश्चन के अनुसार, और टी आई का वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा वाटर। तो 100 डिग्री सेल्सियस को यदि केल्विन में बदलें तो 373 केल्विन हो जाएगा, इज इक्वल टू के बी का वैल्यू 0.52 दिया गया है, इनटू मोल कैसे निकालेंगे, तो मोल का मतलब कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, पूरे का डिवीजन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट का मास कितना दिया गया है, तो 1 kg, तो यहाँ पर 1 kg लिख देंगे, ये kg में है इसलिए चेंज नहीं करेंगे। तो TF माइनस 373 0.52, गिवन मास कितना दिया गया है, तो 18 ग्राम दिया गया है, 18 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी ग्लूकोज है तो C6 यानी 12 गुना 6 प्लस H12 1 गुना 12 प्लस O6 16 गुना 6, तो कितना हो जाएगा TF माइनस 373 0.52 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 72 प्लस 12 प्लस 96, इसको ऐड कर देंगे तो TF माइनस 373 इज इक्वल टू 0.52 इंटू 18 डिवाइडेड बाई, सबको ऐड करेंगे तो 180 के बराबर आएगा। ये लमसम 10 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये जो वैल्यू आएगा देखेंगे T फाइनल माइनस 373 इज इक्वल टू, यदि इसको सॉल्व किया जाए तो 0.052 आ जाएगा। इसको इधर भेज देंगे तो T फाइनल का वैल्यू 373 प्लस 0.052, तो T फाइनल इज इक्वल टू 373.052 केल्विन आंसर। यानी इस तरह से हम फाइनल टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी मेथड से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को भी कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पर, ठीक। एक फ्रीजिंग पॉइंट पर क्वेश्चन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल यानी 45 ग्राम जो हो गया वो सॉल्यूट के लिए हो गया, मिक्स विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वाटर जो है यहाँ सॉल्वेंट का काम करेगा, जो कि ग्राम में है, इसको केजी में लाना पड़ेगा। तो दो केस निकालना है, एक फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्शन, एक फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी इसमें हमको निकालना है डेल टीबी निकालना है, सॉरी टीबी नहीं टीएफ, और इसमें टीएफ निकालना है, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन हम लोगों का मास ऑफ सॉल्यूट, यानी क्या है सॉल्यूट में C2H6O2 है, कितना ग्राम है, तो 45 ग्राम है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बराबर कैलकुलेट करेंगे C2 यानी 12 गुना 2 प्लस 1 गुना 6 प्लस 16 गुना 2 कितना हो गया 24 प्लस 6 प्लस में 32, ऐड कर देंगे 10 और 2 12, 4 और 2 6, 62 ग्राम मोल इनवर्स पर मोल, ठीक है। तो मोल निकालेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट 45/62 हो जाएगा गिवन मास बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट,
है ना, ये मोल्स आ गया, इसलिए मोलालिटी भी देख लेते हैं। चलिए या पहले सॉल्वेंट देख लेते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है, तो 600 ग्राम। इसको केजी में बदलेंगे, 600 डिवाइडेड बाई 1000, है ना, तो ये हो गया केजी में। इसलिए डेल टी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, के एफ इंटू मोलालिटी। तो डेल टी इज इक्वल टू के एफ का वैल्यू, के एफ का वैल्यू नहीं दिया गया तो के एफ के टर्म में ही निकलेंगे, यानी के एफ इंटू मोलालिटी का मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, डेल टी इज इक्वल टू के एफ का वैल्यू नहीं दिया है तो याद रखिएगा 1.86 होता है। कब, जब यहाँ पर जो भी इथिलीन ग्लाइकोल को हम लोग डिजोल्व करेंगे वाटर में, इनटू क्या दिया गया है, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना निकाले हैं, 45 बाई कितना था हम लोगों का, 45/62 था, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, यानी 600/1000। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डेल टी बी का कैलकुलेशन हो जाएगा। अब देखेंगे तो डेल टी बी का कैलकुलेशन यहाँ डेल टी का कैलकुलेशन हो जाएगा। इसके बाद जानते हैं कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको क्या लिखेंगे, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, है ना, इज इक्वल टू ये वाला टर्म जो मिला है 1.86 प्लस 1.86 इंटू 45 इंटू 1000 बाई 62 इंटू 6 जो भी 100 हो गया। अब देखेंगे तो यहाँ पर जो भी टेम्परेचर अब आएगा जो सॉल्यूशन का, वो तो 0 से कम ही ना आएगा, यानी इस पूरे टेम्परेचर में 0 से कम आना है। इसलिए फाइनल टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू ये पूरे टर्म को, यानी 0 डिग्री का मतलब 273 केल्विन, उसमें से और घटेगा तो 273 केल्विन माइनस ये जो टर्म आया इसको घटा देना है 1.86 इंटू 45 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 62 इंटू 600। इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर न्यूमेरिकल, बॉइलिंग पॉइंट पर न्यूमेरिकल और फ्रीजिंग पॉइंट पर न्यूमेरिकल हमने कर लिया। अगले क्लास में हम लोग ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानकारी लेंगे।